अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जापानीज़ ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपने नाम सुना होगा टोयोटा का, मित्सुबिशी का और सोनी जैसे ब्रांड्स का, जिनकी आज भी वर्ल्ड के अंदर इतना ज़्यादा रिसेशन है, इन्फ्लेशन है तमाम कॉन्टिनेंट्स के अंदर, लेकिन वो आज भी सस्टेन कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ खास वजूहात हैं। 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, जब जापान के 2 शहरों के ऊपर जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी शामिल है, अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराए थे, तो बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी, जानों का ज़िया हुआ था और जापान तहस-नहस हो गया था। उसके बाद जापानीज़ नेशन ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की आवाम ने, वहाँ की हुकूमत ने अपने आप को रिबिल्ड करने का फैसला किया और बहुत तेज़ी से थ्राइव किया और आज जो है जापान के बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब, और ये जो है दुनिया की बड़ी पावरफुल इकोनॉमीज़ के अंदर इनका नाम आता है। वहाँ एक जापानीज़ बिज़नेस सिस्टम चलता है जिसका नाम है किरात्सु। ये बेसिकली पहले ज़ेबेत्सु के नाम से मशहूर था। इस जापानीज़ सिस्टम के मॉडल को इस तरह से क्राफ्ट किया गया है कि ये एक ज़ंजीर की आप मिसाल दे सकते हैं, और ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ होती हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारी कंपनीज़ एक पेज के ऊपर होते हैं और बेसिकली बहुत सारी कंपनीज़ इंटरलिंक्ड होती हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल ग्रुप्स और बहुत सारे बैंक्स शामिल हैं। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से किया जाता है और इसके अंदर जो आपकी राइवलरी होती है या आपका कॉम्पिटिशन होता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर आप अपनी कॉम्पिटिशन को, अगर आप स्लैंग लैंग्वेज में बात करें तो कंधे पर हाथ रख लेते हैं उसके और उसको दोस्त बना लेते हैं और उसको राइवलरी से चेंज करके, कन्वर्ट करके दोस्ती के अंदर तब्दील कर देते हैं, और जाहिर है कि फिर आपका कॉम्पिटिशन जो है वो आपका दोस्त हो जाता है और आप इसके अंदर मिलकर फैसले करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जापानीज कंपनीज जो है वो जगह नहीं देती आउटसाइडर्स को और फॉरेन ब्रांड्स को। उसकी जो वजह है खास, उसके पीछे यही केरोत्सु का सिस्टम है, जिसकी वजह से जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो फॉरेन ब्रांड्स होते हैं, वो उसके अंदर जो है वो जगह नहीं बना पाते। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है और म्यूचुअल कॉपरेशन आपका बढ़ जाता है, म्यूचुअल सपोर्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रुप है, कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ में आ गई है और उसके फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर वो आ गई है, तो दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको ईज़िली बैंक लोन्स मिल जाती हैं और उसका उस क्राइसिस से निकलने का जो अमल है, वो जो है वो तेज़ हो जाता है। इस पर्टिकुलर मॉडल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखें। इसमें इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपके जो सप्लायर्स होते हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपके उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी एफिशिएंसी के अंदर इज़ाफ़ा हो जाता है। भले से इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स नहीं होते, लेकिन इसके अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। इसमें आपकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपके जो हॉस्टाइल टेकओवर्स हो जाते हैं बहुत आसानी से, वो इसके अंदर नहीं हो सकते इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसका जो मेरा अपना देखने का एक लेंस है, इसमें जो ख़ास चीज़ मैंने देखी, अगर हम पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर स्टेट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो स्टेट सिस्टम के अंदर बाज़-औक़ात क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गलत फ़ैसले भी ले लिए जाते हैं और वो गलत फ़ैसले आपकी गुज़िश्ता डिकेड्स की जो मेहनत होती है, उसको पल भर के अंदर, ओवरनाइट चंद दिनों के अंदर बर्बाद कर देते हैं। तो इसके अंदर वो चीज़ें नहीं होती, आप उससे भी प्रोटेक्ट फ़ील करते हैं अपने आप को और उससे भी आप बच जाते हैं। अच्छा, इस जापानीज़ सिस्टम को कॉपी किया या आप कह लें कि फ़ॉलो किया साउथ कोरिया ने भी। और साउथ कोरिया के अंदर एक उन्होंने मॉडल बनाया, बिज़नेस सिस्टम को क्राफ्ट किया, उसका नाम है चेबॉल, और उसके अंदर आपको सैमसंग और ह्यूंडई जैसी कंपनीज़ मिल जाएँगी। साथ-साथ अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर एक मॉडल एग्ज़िस्ट करता है, जिसको बर्कशायर हैथवे के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुनिया भर के अंदर जो मॉडल एग्ज़िस्ट करते हैं, अगर आप जापान को एक तरफ रख दें, तो कोशिश ये की जाती है कि, और अप्रोच भी यही है कि बजाय टोटल मार्केट साइज़ को बढ़ाने के, आप अपने कॉम्पिटिशन के साथ जो है वो कम्पीट करने में लग जाते हैं और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं जिसके अंदर वही जो रेड ओशन वाली बात मैं करूँगा, जो पहले भी अपने वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि एक-दूसरे को जो प्लेयर्स हैं, वो जो है वो किल करने लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक-दूसरे से मार्केट शेयर को किसी तरीके से स्नैच करें। लेकिन ये बहुत अच्छा जो है मुझे
मॉडल लगा और इसके बारे में मैंने पढ़ा भी, रिसर्च भी की और ये मॉडल ऐसा है कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर ये जैपनीज़ ब्रांड्स जितने भी हैं, जैपनीज़ कंपनीज़ जितनी भी हैं, इनकी जो डोमिनेंस है, कुछ आप देखें अगर दुनिया भर के अंदर जायज़ा लें, तो 1 नस्ल, 2 नस्लों तक जो है बहुत ज़्यादा स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात करें पूरे बड़े-सगीर के अंदर, तो यहाँ ज़्यादा लंबे अरसे तक बिज़नेस नहीं चलते और 1, 2, 3 नस्लों तक ये बिज़नेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जापान की बात करें तो वहाँ पे एक खास जनरेशन तक उनकी चीज़ें महदूद नहीं रहती और उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो सक्सेस है, वो आखिरी जनरेशंस तक जाती हैं। मतलब लॉन्ग टर्म होता है, बड़ा प्रूडेंट होता है। इसके पीछे यही इसी किस्म की वर्किंग, इसी किस्म के मॉडल एग्ज़िस्ट करते हैं। इस वजह से वो लॉन्ग टर्म सक्सेस को जो है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है, बजाय इसकी कि वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को देखें। जो हमारे यहाँ देखा जाता है कि यार आप क्वार्टरली जो है वो चेक कर रहे होते हैं, हाफ ईयरली प्लानिंग कर रहे होते हैं, ईयरली कर रहे होते हैं कि यार हमने जो है वो पीएनएल बनाया है, इतना तो बचना चाहिए, इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए और दीगर चीज़ें इसके अंदर ख़ैर आ जाती हैं। तो इन मॉडल्स की तरफ अब दुनिया को जाने की ज़रूरत है और मेरी नज़र में तो एक बेहतरीन मॉडल था जो मेरी नज़र से गुज़रा। मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद चीज़ें आपके साथ अनकरीब शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।